बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो हम कहते हैं उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे एक ए बॉडी है, ये यहाँ से इस तरह से मूव कर रही है और करते करते ये इस पॉइंट पे पहुंच गई है, बी पॉइंट पे ये पहुंच गई है। तो ए ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। ये कुछ भी हो सकता है आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर इस ए पॉइंट से मैंने बी पॉइंट में जाना है और मैं कुछ शॉर्टेस्ट पाथ को देखता हूं, तो मेरे पास ये पाथ बनता है, डायरेक्ट पाथ, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो ये शॉर्टेस्ट पाथ ए बी की तरफ जाने के लिए कवर कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या? कोई भी डिस्टेंस कवर कर सकता है, कहीं पर भी किसी भी जगह वो जा रही है, वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? अब देखते हैं कि डिस्टेंस जो होती है आपके पास, अगर इनमें हम डिफरेंस देख लें तो डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। जबकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैं लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें सारे पास डायरेक्शन भी आ गई है। ए पॉइंट से वो बी पॉइंट की तरफ गया तो कोई ना कोई डायरेक्शन में भी गया, किसी डायरेक्शन की तरफ मूव किया है उसने। यहाँ पर तो देखें कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे एक बॉडी है इस तरह से मूव कर रही है विदाउट एनी कोई डायरेक्शन, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, लिहाजा डिस्टेंस कौन सी होती है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में थोड़ा सा बता देता हूं आपको क्या होता है। स्केलर कहते हैं एनी जो कोई भी क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैं बात करता हूं कि एक बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। किस तरह मूव कर रही है? नॉर्थ की तरफ। तो ये 2 जो है ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। मीटर पर सेकंड इसका क्या है? यूनिट है कि जो से हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। और नॉर्थ क्या है? इसकी डायरेक्शन है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? फिर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूं तो स्केलर क्वांटिटी आपके पास कई क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटीज हैं। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे आपके पास पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क करना एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। देखें, टाइम को कोई डायरेक्शन देने की जरूरत तो नहीं है। एक बहुत सिंपल सा वे है इन दोनों के दरमियान पहचान करने का। पहचान किस तरह से की जा सकती है कि जिसको डायरेक्शन के ऊपर जो डिपेंड कर रही है चीज, वो हमेशा कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो कौन सी होगी? आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिसकी डायरेक्शन होती है लेकिन वो फिर भी क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक करंट है, करंट की डायरेक्शन भी होती है मेरे पास और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी हम इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी रीजन देखें। अगर मेरे पास एक वायर है ये और एक वायर मेरे पास ये है, 2 वायर हैं, इन दोनों को आप यहां से ज्वाइन करके इस तरफ आपका रिजल्टेंट आ रहा है। इधर से आपके पास जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 5 एम्पियर और इधर से मेरे पास करंट आ रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर करंट की डायरेक्शन ये है और 5 एम्पियर करंट की डायरेक्शन ये है। तो यहां पर आपको टोटल करंट कितना मिलेगा? यहाँ पर आपको टोटल, अगर मैं इसको डायरेक्शन है भी है और इसकी मैग्नीट्यूड भी है, देखिए ये डायरेक्शन है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई ना कोई डायरेक्शन है इसकी। लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वेक्टर रूल लगाना पड़ेगा और वेक्टर रूल के मुताबिक हेड टू टेल या एड 2 वेक्टर्स करते हैं तो एक की डायरेक्शन नीचे है और दूसरे की डायरेक्शन क्या है? अबव है। तो फिर मुझे इसका रूल के मुताबिक 5a - 3a बन जाएगा विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है जी, तो ये 2 एम्पियर करंट आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर 2 एम्पियर करंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो फिर 3 एम्पियर करंट कहाँ पर जा रहा है? यहाँ पर तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर जो है करंट रुक जाए। अगर ऐसा हो कि 3 एम्पियर करंट यहाँ पर रुक रहा है तो हर बार जब करंट आ रहा है बार यहाँ पर 3 एम्पियर रुकता जाएगा, तो ये तो फिर एक कैसे कहाँ पर स्टॉप होगा ये सारा चीज? तो इसलिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये जो करंट है और बाय कैलकुलेशन हमने जब देखा तो ये वेक्टर सम को फुलफिल नहीं करता, ये स्केलर सम को फुलफिल करता है। यानी कि 2 एम्पियर आपके पास यानी कि 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर विच इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर आपको 2 की जगह यहाँ पर कितना मिलेगा? 8 एम्पियर करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्केलर सम को फुलफिल करता है। तो अब देखें, इसकी डायरेक्शन भी है,
इसका एक मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये कौन सी क्वांटिटी आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो डायरेक्शन भी रखती हैं आपके पास और जो मैग्नीट्यूड भी रखती हैं, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे फर्दर मूव करते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। ये तो क्लियर हो गया अब आपको इसके स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर की डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट आए थे, वेलोसिटी आई थी, एक्सेलरेशन आया था आपके पास। तो ये सारी कौन सी क्वांटिटीज है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपके पास बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है जी, ये आपके पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कवर बाय एनी बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, ये आपके पास क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। अच्छा, डिस्टेंस जो होता है आपके पास वो कभी भी क्या होता है कि जीरो नहीं हो सकता, यानी कि आप मूव करें तो आप जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो। जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल दे देते हैं। एक मेरे पास ए बॉडी है, वो यहां से इस पॉइंट पर आई है और उसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया बी पॉइंट पे, और अब इस बी पॉइंट से वापस दोबारा ए पॉइंट की तरफ आई है और आते वक्त भी इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जाते वक्त 5 मीटर और आते वक्त 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। लेकिन अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखता हूं तो फिर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि बॉडी का शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट जिस जगह पे वो उसका जो जहां पर उसने डेस्टिनी थी, जहां पर उसने पहुंचना था, वो तो उसी जगह पे पहुंच गया जहां से था। तो इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा और डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो ये देखिए कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। फोर्थ जो इसकी डिफरेंस आ जाता है उसमें हम लोग ये बात करते हैं कि जो डिस्टेंस होता है आपके पास ये ऑलवेज रहता है आपके पास पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है आपके पास। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है आपके पास, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, क्यों नेगेटिव हो सकता है, देखें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आ जाती है आपके पास। तो जब एक बॉडी वापस इस यहां पर गई, यहां से ये यहां पर गई, तो बॉडी का जब डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे है तब भी आपके पास आ सकता है नेगेटिव। या इसको ग्राफिकली अगर आप देखा जाए तो ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड में जा रहा है ग्राफ। तो यहां से हम शो करा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास ये नेगेटिव भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, ऑपोजिट साइड में डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ डिफरेंस है। हाँ, एक स्पेशल केस होता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। वो कौन सा केस होता है, एक बॉडी कोई भी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है। अगर एक बॉडी ए यहां से बी पॉइंट पे गई है, इस पॉइंट पे गई है, तो इसका डिस्टेंस भी उतना ही रहता है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, उतना ही रहेगा। अगर इसका डिस्टेंस 5 मीटर है तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट भी कितना लेंगे, 5 मीटर ही लेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। एक ये स्केलर क्वांटिटी होती है, कैन नॉट बी जीरो होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। और ये स्केलर क्वांटिटीज है आपके पास, ये वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, कैन बी जीरो होता है और मे नॉट बी पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, तो अब आपको ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला होता है d/t, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन चेंज इन टाइम। यानी कि एक बॉडी यहां से लेकर यहां पर चलती जा रही है और टाइम भी पास कर रहा है, गुजरता जा रहा है, तो उसने यहां तक उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी हमारे पास। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है आपके पास, सेकंड्स।
तो वेलोसिटी का जो आपके पास यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो इसका यूनिट भी आ गया। इसकी डिमेंशन क्या होगी? तो डिमेंशन हमारे पास इसकी होगी, देखें मीटर पर सेकंड है, तो इसकी डिमेंशन क्या होगी? मीटर लेंथ में होता है और सेकंड किस में होता है आपके पास? टाइम में होता है। ये ऊपर जाके आ जाएगा लेंथ इंटू टाइम -1, तो ये इसकी हमारे पास क्या आ जाती है? डायमेंशन आ जाती है, ठीक है। मीटर के लिए हम लोग लेंथ यूज करते हैं, डिस्टेंस है तो लेंथ यूज करेंगे, टाइम है सेकंड है टाइम में होता है तो टाइम के लिए हम कैपिटल टी यूज करते हैं, और मैथ्स के लिए हम लोग कैपिटल एम यूज करते हैं, केजी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक्सीलरेशन क्या होता है फिर हमारे पास? देखें, ये तो हो गया आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है जी। वेलोसिटी कौन सी है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेलोसिटी के हम फर्दर टाइप्स भी दे सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी किसको कहते हैं? ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर एक बॉडी है, देखें ये मैं ग्राफ बनाता हूं, ये टाइम है आपके पास। अगर एक बॉडी है उसकी जो है स्पीड आपके पास वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है, और ये स्पीड जो है वेलोसिटी उसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं है और ये कॉन्टिन्यूसली यही है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी टाइम गुजरता जा रहा है आपके पास लेकिन स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड आपके पास 20 की 20 है, इस पॉइंट में भी 20 है, इस पॉइंट में भी 20 है, इस पॉइंट में 20। तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, जो चेंज ना हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है जी। अब आपके पास दूसरा एक और वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखें, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आपके पास ये देखें, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी, ये देखें 5 10 20 25 30 15 कर लें, यहाँ पर मिस हो गई, 15 20 25 एंड सो ऑन। यहाँ पर 0 आ गया, इधर भी देखें 5, ठीक है, 10 15 20 एंड 25 सो ऑन। देखिए, अगर 5 सेकंड गुजरे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5। अगले 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10। अगले 15 सेकंड्स में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 15। 20 सेकंड्स में आपके पास कितनी होगी? 20 एंड सो ऑन। तो ये जो वेलोसिटी आपके पास आ रही है यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? 5। 10 के बाद कितनी हो रही है? 5 का ही चेंज आ रहा है उसमें। 15 के बाद भी 5 का चेंज आ रहा है उसमें। 25 के बाद भी 5 का ही चेंज आ रहा है। तो हर एक यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है उसके अंदर, एक ही जैसा चेंज आ रहा है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, कि चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, ठीक है। तो ऐसी वेलोसिटी कौन सी होती है? आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है कि द चेंज इन वेलोसिटी इन विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो है द चेंज इन वेलोसिटी में आपके पास सेम चेंज इन वेलोसिटी हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है जी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी में आपके पास जो है चेंज जो है वो आपके पास डिफरेंट आ रहा हो इन इक्वल ऑफ टाइम, ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चेंज आ रहा हो आपके पास। जैसे आपके पास ये इसका ग्राफ है इस तरह से, ठीक है। पहले 5 सेकंड के लिए हो सकता है ये 2 आ रहा हो, अगले 5 सेकंड के लिए यहाँ पर अगर 10 हो जाए, फिर अगले 5 सेकंड्स अगले 8 सेकंड्स गुजरे आपके पास, तो यहाँ पर आके जो हो जाए 16 हो जाए, डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट वेलोसिटीज है, डिफरेंट स्पीड हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, एक जैसी नहीं रह रही है चेंजेस जो है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ इसकी टाइप्स थी वेलोसिटी की। और भी होती हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, जैसे किसी भी एक इंस्टेंट के लिए मैं उसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, एक लम्बे में जो मैं जिसमें हम डेल्टा टी को अप्रोच कर देते हैं, 0 की तरफ कर देते हैं, तो इसमें हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी आपने देख लिया, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। अच्छा, इसकी मुझे जरूरत है, इसको मैं रहने देता हूँ। हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन। देखें जी, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा T, यानी कि चेंजिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज कब आता है, इससे पहले हम एक्सेलरेशन को थोड़ा सा आगे देखें, तो पहले हम वेलोसिटी के चेंज को डिफाइन कर लेते हैं। देखें वेलोसिटी के अंदर दो चीजें इससे मिलकर बनता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास इसमें दो चीजें होंगी, नंबर वन इसका मैग्नीट्यूड, नंबर टू डायरेक्शन। ठीक है जी। अगर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, स्पीड। ठीक है, अगर एक कार है, एक कार है आपके पास, ये मैं, ठीक है जी, ये एक कार है आपके पास, ये कार मूव कर रही है आपके पास, यहां पर मूव करते हुए जा रही है आपके पास। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, 20 की स्पीड से ये आपके पास जा रही है, मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है आपके पास, और इसी डायरेक्शन में मूव करती जा रही है, करती जा रही है। तो इस वेलोसिटी में चेंज आया नहीं, इस वेलोसिटी में चेंज आया। अगर इसकी स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इस वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। लेकिन अगर कार मूव कर रही है, पहले इसकी 20 मीटर पर सेकंड थी, जब इस जगह पे पहुंची इसकी 25 मीटर पर सेकंड होगी स्पीड, इस जगह में जाकर इसकी 30 मीटर पर सेकंड होगी। अब देखें, अब इस पॉइंट पे स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है, डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन उसने चेंज नहीं की, लेकिन चेंज क्या किया, अपनी स्पीड चेंज कर रही है, तो तब भी एक्सेलरेशन इसके अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज आ गया। वेलोसिटी दो चीजों से है, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आया तो वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। लेकिन अगर इसके दोनों, पहले मैंने बात की थी यहाँ पर, जब स्पीड भी चेंज नहीं कर रही और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही, दोनों चीजें क्या सेम है, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या है, जीरो। ठीक है, और वो वाला जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, जीरो। देखें, ना स्पीड चेंज कर रही है और ना इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, डायरेक्शन बिल्कुल इसी पॉइंट पे है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा आपके पास। कांस्टेंट वेलोसिटी का हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन गाड़ी चलते चलते उसकी स्पीड कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड होगी, तो फिर साथ इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक और केस देखें, वो केस क्या है कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं और स्पीड इसकी सेम रहने दूं, स्पीड क्या कर दूं मैं इसकी सेम कर दूं, यानी कि यहां पर भी आपके पास 20 है, इधर भी आपके पास क्या है 20, लेकिन गाड़ी यहां से मूव करते करते एकदम ऐसे टर्न हो गई, गाड़ी मूव करते करते क्या हो गई, टर्न हो गई। अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे डायरेक्शन में चेंज आएगा तो किस में चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, और जब वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा बीच में। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पीड ही चेंज हो, स्पीड सेम भी रह सकती है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, साथ ही किसमें चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, तो क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन। तो यहां से एक चीज पता लगती है कि अगर स्पीड चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेशन आ जाता है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेशन आ जाता है, और अगर दोनों एक साथ चेंज हो जाए, स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, अगर स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन, दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, तो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर खाली स्पीड चेंज हो रही है, 20 हो रही है, फिर 25 हो रही है, फिर 30 हो रही है स्पीड, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तब भी इसके अंदर एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर डायरेक्शन जो है वो सेम की सेम है, लेकिन आपके पास जो स्पीड चेंज हो रही है, ये मैंने बताया, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन चेंज होने शुरू हो जाए और स्पीड आपकी 20 है, स्पीड 20 के स्पीड से जा रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तब भी इसके अंदर क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर दोनों चेंज हो जाए, स्पीड भी चेंज हो रही है, 20, 30, 40, सा डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, कभी नॉर्थ जा रहा है, कभी साउथ जा रहा है, तब भी क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फिर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस नहीं होगा, जब ना उसकी स्पीड चेंज हो रही हो और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये दोनों चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर जाकर एक्सेलरेशन में क्या होगा, जीरो होगा, अदरवाइज उसमें एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी में जैसे ही चेंज आएगा तो हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा उस बॉडी में। तो ले जी, इसका आप यूनिट देख लेते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है, और टाइम का यूनिट होता है आपके पास सेकंड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर।
तो ये इसका क्या आ गया आपके पास, यूनिट आ गया। इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन में आपके पास मीटर की लेंथ होता है और टाइम का t-2, तो ये आपके पास क्या आ जाती है, इसकी डायमेंशन आ जाती है आपके पास। किसकी डायमेंशन है, ये आपके पास एक्सीलरेशन की डायमेंशन आ जाती है। ठीक है जी। अब आपके पास ये ग्राफ मैंने दो बनाए हैं ग्राफ, इन ग्राफ में देख लेते हैं एक्सीलरेशन किसमें प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें देखें एक्सीलरेशन क्या है, 0 है, अभी मैंने आपको बताया। इस ग्राफ में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, देखें ये आपके पास ये क्या चीज है, ये है स्लोप। तो स्लोप क्या देता है आपको, एक्सीलरेशन देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, इस 2 पॉइंट की, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये वाली एक ट्रायंगल ले लिया, यहां से ले गए यहां तक कितने मैग्नीट्यूड है, 15 - 10 करें, डेल्टा वी है ना आपके पास, यानी कि डेल्टा वी किसके बराबर होता है आपके पास, v2 - v1, 15 - 10 विच इज इक्वल टू 5। तो ये डेल्टा वी आ गया। डेल्टा टी आप फाइंड करें, और डेल्टा टी आपके पास क्या, यहां से 15 - 10, तो 15 - 10, तो ये क्या आ गया आपके पास 5। तो आप देखें कि आपके पास इन 2 पॉइंट्स में एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा 5। वेलोसिटी या चेंजिंग टाइम कितना है, 5, यानी कि 1 का आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सीलरेशन। 0 नहीं है, क्या है, 1 है आपके पास। ठीक है, किसी पॉइंट पे ले लेंगे, स्लोप दे देती है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो स्लोप हमें क्या चीज देती है, tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। आप देखें परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये मैंने एक ट्रायंगल दी थी आपके पास, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल, ये 90 का है, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होता है आपके पास, बेस होता है। ये इस बेस में आपके पास यहाँ पर क्या चीज मौजूद है, टाइम मौजूद है, और यहाँ पर जो आपके पास परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, वेलोसिटी। तो अगर मैं tan थीटा की जगह वैल्यू पुट करता हूँ तो विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर जो है आपके पास बेस है, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम t। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ओवर टाइम आ रहा है आपके पास, tan थीटा किसके बराबर आ रहा है, वेलोसिटी ओवर टाइम। और वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है आपके पास, एक्सीलरेशन होता है। यानी कि ये जो स्लोप है ये हमें क्या चीज देती है, एक्सीलरेशन देती है। अगर मैं आपको एक ग्राफ और बना के बताऊं, ये देखें, ये आपके पास एक ग्राफ है, ये आपके पास एक ऐसे है और ये आपके पास ऐसे है, ये 2 ग्राफ है, एक को ए कहने हैं, एक को बी कहने हैं, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो इसमें से कौन से ग्राफ जो है, कौन सी लाइन जो है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, कैसे पता लगेगा, बड़ा सिंपल सा रूल है, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। देखें ये स्लोप कम है एज कम्पेयर टू ये स्लोप क्या है, ज्यादा है, तो ए का जो होगा एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी की स्लोप क्या है, कम। तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका एक्सीलरेशन में क्या होगा आपके पास, ज्यादा होगा। अब देख लेते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होता है। वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए आपके पास ग्राफ इस तरह से आता है, देखें वेरिएबली चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है आपके पास, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है किसी भी एक इंस्टेंट में, किसी भी एक लम्हे में जो एक्सीलरेशन दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बेसिकली एक्सीलरेशन की काफी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम फर्दर आस्ते आस्ते उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करते जाएंगे। जब हम लोग सर्कुलर मोशन पे जाएंगे, चैप्टर में जाएंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे सेंटीमीटर एक्सीलरेशन में देखेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में देखेंगे, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे एक्सीलरेशन की। तो वहां पर मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है जी। तो आज जो हमने स्टडी किया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में स्टडी किया है। रिपीट कर रहा हूं मैं पूरा लेक्चर विद इन फ्यू सेकेंड्स कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का सबसे बड़ा डिफरेंस देखा। डिस्टेंस, कोई भी एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाए तो वो डिस्टेंस कवर करती है। डिस्प्लेसमेंट, उन 2 पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वेलोसिटी हमने देखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, जिसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी की हमने डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, ठीक है, जिसमें हमने कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ देखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ देखा है, और आपने वेरिएबल वेलोसिटी का भी ग्राफ देखा था। ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है। उसके बाद हमने देखा था एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाए तब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और चेंज किस तरह से आएगा वो मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देके क्लियर किया है कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए तब भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, डायरेक्शन में चेंज आ जाए तब भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, दोनों में चेंज आ जाए तब भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है।
तो एक्सप्रेशन कब प्रोड्यूस नहीं होता है, जब ये दोनों में चेंज नहीं आता है, तब एक्सप्रेशन क्या रहता है उसमें जीरो। और एक और की पॉइंट याद रखें, जहां पर भी फोर्स होगी, जब भी फोर्स अप्लाई की जा रही होगी तब एक्सप्रेशन उसके अंदर मौजूद रहेगा। जहाँ एक्सप्रेशन है वहां फोर्स है, और जहां फोर्स है वहां पर एक्सप्रेशन भी है। ठीक है जी। उसके बाद हमने डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स देखी हैं, और एक्सप्रेशन का हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा है कि कोई भी स्लोप है वो किसको देती है, आपको क्या देती है, स्लोप आपको एक्सप्रेशन देती है। जैसे ये मैंने एक स्लोप कैलकुलेट करके आपको बताई है, ठीक है। tan थीटा जो परपेंडिकुलर और बेस है, तो tan थीटा किस बराबर आएगा आपके पास एक्सप्रेशन v/t क्या होता है आपके पास एक्सप्रेशन होता है। ठीक है जी। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि आगे जो होती हैं इनकी डिफरेंट जो है कि वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स की टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। फिर उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर के बाद जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए हम लोग एडिशन करेंगे एक टू वेक्टर्स को। ठीक है जी, थैंक यू।